सऊदी अरब की एक अदालत में कैदी जज साहब से कहता है, जज साहब मुझे फांसी की सज़ा दे दो, मुझे कोड़ों मार के हलाक करने की सज़ा दे दो या तलवारों से मेरी गर्दन काटने की सज़ा दे दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया, मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, मुझे जीने की आरजू नहीं है, तलब नहीं है। जज साहब उसकी ये बात सुन के हैरत में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? कौन था वो कैदी, क्यों ऐसा कह रहा था, क्यों वो फांसी की सज़ा मांग रहा था? आओ जानते हैं इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं जावेद खान। सुनाने जा रहा हूं आपको ये सच्ची घटना। ये सच्ची घटना है इंडिया और सऊदी अरब की। हिंदुस्तान में राजस्थान स्टेट का एक जिला पड़ता है अजमेर। अजमेर के ही पास का गांव होता है और उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम समीर होता है। वो अपने मेहनत मजदूरी करके जीविका को चला रहा था। कुछ दिन बाद उसके घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा अब आप अपनी शादी कर लो, आप जवान हो गए हैं। वो माँ बाप की बातों को मान लेता है और अपनी शादी के लिए हाँ कर देता है। उसके माँ बाप उसकी लड़की तलाशते हैं और एक लड़की मिल जाती है और उसकी शादी उसके साथ वो कर देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद मियाँ बीवी में झगड़ा होने लगता है और लड़की अपने माँ बाप के पास जाके रहने लगती है और तलाक मांगने लगती है। जब लड़के के घर वाले और लड़का यानी कि समीर पूछता है कि तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो, क्या वजह है, तो लड़की कहती है तुम नामर्द हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। तो वो हैरत में पड़ जाता है और अफसोस में पड़ जाता है कि ये लड़की मुझसे ऐसा क्यों कह रही है, मैं तो नामर्द नहीं हूँ। लेकिन वो लड़की बदचलन थी, उसके किसी और से संबंध थे, इसीलिए वो उससे ऐसे बहाने से तलाक मांग रही थी। समीर काफ़ी मनाने की कोशिश करता और समझाने की कोशिश करता। समीर के घर वाले भी उसे काफ़ी समझाते हैं लेकिन लड़की नहीं मानती। फिर समीर उसे तलाक दे देता है और ये बात उस क्षेत्र में फैल जाती है जिससे समीर की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। समीर अफसोस करता है कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई और मुझे इस तरीके से बदनाम करके चली गई, अब मैं क्या करूं? मेरा घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है, मेरी ज़िंदगी ही नर्क बन गई है। वो सबसे मुँह छुपाता था, घर में भी उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट और बेइज्जती होती थी। लोग कहते थे कि बीवी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया तो इसका मतलब ये इल्ज़ाम सही होगा। समीर बहुत डिस्टर्ब रहने लगा। उतने में ही समीर प्लान करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक प्लानिंग आती है, एक बात आती है कि मुझे ये देश छोड़ के किसी और देश में चला जाना चाहिए ताकि कुछ समय के लिए, ताकि लोग मेरी इस बात को, मेरे इस तलाक को, मेरी इस बीवी की बात को भूल जाए। तो वो एक सऊदी भेजने वाले एजेंट यानी कि जो सऊदी भेजते हैं एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, उनसे मिलता है, उनसे संपर्क करता है और उससे कहता है कि मुझे आप सऊदी भिजवा दो किसी भी काम में। तो जो एजेंट होता है, दलाल होता है, वो उसे एक वीज़ा देता है और उसे सऊदी भेज देता है। लेकिन समीर को ये नहीं पता होता कि जिस एजेंट से वो बात कर रहा है, जिस दलाल से वो बात कर रहा है, वो उसके साथ धोखा कर रहा है और उसे वो गलत जगह भेज रहा है। समीर जब सऊदी चला जाता है, वहाँ जाके वो जिस मालिक के पास काम करता है, वो मालिक उससे 18 से 20 घंटे का काम कराता है और उसे खाने को भी नहीं देता, पीने को भी नहीं देता। समीर वहाँ बहुत मुश्किल में, बहुत परेशानी में होता है और जैसे तैसे करके अपना टाइम काट रहा होता है। उतने में ही समीर सोचता है कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा धोखा ना करती तो मैं यहाँ के नहीं फंसता। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगता है। फिर समीर को एक दिन राजस्थान जिले का ही पास के गांव का एक व्यक्ति मिलता है जो सऊदी अरब में ही होता है, जिसका नाम गुलफाम होता है। वो उस गुलफाम से कहता है कि यार मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूँ, मेरा मालिक तो मुझे बहुत परेशान करता है और मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेता है, 18-20 घंटे का काम लेता है और मेरी ज़िंदगी तो इंडिया से भी ज़्यादा यहाँ नर्क बन चुकी है। तो गुलफाम उससे कहता है कि तुम एक काम करो, रात को चोरी से चुपके से अपने मालिक के यहाँ से निकल के आ जाओ और मेरे यहाँ पे आ जाओ और मैं अपने यहाँ पे तुम्हें रखूँगा और तुम्हारा काम लगवा दूंगा। फिर समीर ऐसे ही करता है, रात में उठता है और उठने के बाद वो गुलफाम के पास पहुंच जाता है और गुलफाम के पास रहने लगता है। गुलफाम उसका अपने मालिक के ही पास काम लगवा देता है। वो काम इस प्रकार होता है, उसके मालिक की कुछ भेड़ बकरियां होती हैं जिन्हें वो समीर से कहता है कि तुम इन्हें चराने लगो, इनकी देखभाल करने लगो तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। समीर ये काम करने लगता है और कुछ टाइम होने के बाद, काम करने के बाद समीर को एहसास होता है कि तू इंडिया से आया है और यहाँ भेड़ बकरी चुगा रहा है, भेड़ बकरी चरा रहा है, ऐसा काम तो तू अपने इंडिया में भी कर लेता, ये काम तेरे लायक नहीं है। वो फिर से बहुत परेशान रहने लगता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो किसी मार्केट में होता है और उसी मार्केट में एक सऊदी जो होता है वो भी मार्केट में होता है और वो धोखे से समीर से टकरा जाता है। समीर उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो सऊदी जो होता है
उसे देखता है और उससे कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा? तो वो कहता है कि बाबूजी मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने आपका ध्यान नहीं दिया और मैं आपसे टकरा गया, आप मुझे माफ़ कर दो। सऊदी कहता है कि क्यों, क्या बात है, आप क्यों परेशान हो, क्या परेशानी है आपको, चलो मुझे बताओ। वो समीर जो होता है वो अपनी सारी कहानी, अपनी जितनी भी इंडिया से लेकर और सऊदी तक थी, यानी कि तलाक, उसकी बीवी की तलाक से लेकर और बकरी चुगाने तक की सारी कहानी उसे बता देता है। ये सुन के सऊदी बहुत अफ़सोस करता है और उससे कहता है कि तुम हमारे पास आ जाओ और तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और बच्चों अच्छा मैं तुम्हें काम दूँगा। समीर कहता है ठीक है बाबूजी, मैं आपके पास काम कर लूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके पास काम करके, आप बहुत अच्छे हो। समीर फिर उस सऊदी के पास चला जाता है और उसके पास रहने लगता है। सऊदी उसको एक क्वार्टर दे देता अलग रहने के लिए और सऊदी जो काम करता था वो जानवरों को खरीदने का और बेचने का काम किया करता था, जिससे उसे दूसरे शहरों में जाना होता था गाड़ी गाड़ी लेकर। लेकिन उसका ड्राइवर नहीं था, वो इंडिया चला गया था। दूसरा ड्राइवर जो था वो इंडिया का रहने वाला था, वो चला गया था छुट्टी लेकर। तो सऊदी को खुद ही गाड़ी चलानी पड़ती थी, वो इस बात से लेकर बहुत परेशान था। तो वो उससे कहता है समीर से, क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? समीर कहता है हाँ मैं गाड़ी चला लेता हूँ, बहुत अच्छी मुझसे ड्राइविंग आती है। तो वो सऊदी कहता है ठीक है तुम मेरी ड्राइविंग करो, मेरी गाड़ी चलाओ और मैं तुम्हें इस चीज़ के बहुत अच्छे पैसे दूंगा। तो वो कहने लगता है समीर कि ठीक है बाबूजी, मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा और आपकी देखभाल करूंगा और आपकी खिदमत करूंगा। वो सऊदी कहता है ठीक है और वो उसको क्वार्टर दे देता है और गाड़ी की चाबी दे देता। समीर उसके पास रहने लगता है और अच्छे से काम करने लगता है। रहते रहते साल 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं समीर का। समीर जब इंडिया से गया था उसका कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं था किसी बैंक में और ना ही वो घर वालों से संपर्क रखता था, किसी से बात करता था जो वो अपने पैसे किसी के अकाउंट में डाल देता। वो क्या करता है, अपने ही पैसे अपने मालिक यानी कि सऊदी के ही पास छोड़ देता और उससे कहता है कि बाबूजी जिस दिन मैं इंडिया जाऊंगा अपने पैसे का आपसे हिसाब करके सारा पैसा एक साथ लेके चला जाऊंगा, आप मेरा पैसा अपने पास रख लीजिए। सऊदी खुश हो जाता है, बोले बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा है, ठीक है मैं अपने पास रख लेता हूँ और जो तेरा पैसा है मैं अपने कारोबार में लगा देता हूँ, उससे जो फायदा होगा वो भी मैं तुझे दूंगा और जो तेरी सैलरी का पैसा वो भी मैं तुझे दूंगा। जब तू इंडिया जाएगा तो तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। समीर खुश हो जाता है और उसके और ज़्यादा खिदमत करने लगता है और ज़्यादा अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाने लगता है। जब समीर को सऊदी में रहते हुए 5 से 6 साल हो जाते हैं और फिर समीर को इंडिया की बहुत याद आती है और उसके माँ बाप बहुत याद आते हैं और एक दिन वो अपने माँ बाप से जब बात करता है और उनसे कहता है मैं बहुत अच्छे हूँ, तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा तू तो अच्छा है लेकिन हम तेरी जुदाई में बहुत परेशान हैं, बेटा तू हमसे एक बार मिलने आ जा फिर सऊदी चला जाना। तो वो अपने माँ बाप की बात सुन के जो है उनकी ममता में बहने लगता है और सोचता है कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए। तब वो समीर अपने मालिक से कहता है कि बाबूजी मुझे इंडिया जाना है, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, जो मेरा पैसा है वो मुझे दे दीजिए, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। तब सऊदी जो है कहता है ठीक है मैं तुम्हें जो है हिसाब करके बताता हूँ तुम्हारा कितना पैसा बनता है। जब सऊदी घर जाता है और जाने के बाद उस समीर का हिसाब करता है और देखता है तो उसका बहुत सारा पैसा निकल रहा होता है। वो सोचता है सऊदी के इसका तो बहुत सारा पैसा है, अगर मैं इसको इतना पैसा देने लगा तो मैं मेरे पास तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा कारोबार तो बहुत कम पड़ जाएगा, पैसे की कमी पड़ने लगेगी। तभी सऊदी की नियत में फतूर और बेईमानी जन्म लेती है। वो सोचता है कि इसको पैसा ना देना पड़े, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तो वो समीर से कहता है कि ठीक है यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, 1 महीना रुक जाओ, 2 महीना रुक जाओ। ऐसे ही कर करके समीर को वो 6 महीने टाल देता है। फिर समीर कहता है कि बाबूजी आप मुझे पागल क्यों बना रहे हो, मेरा चूतिया क्यों बना रहे हो, 6 महीने हो गए, आप मुझे पैसा क्यों नहीं देना चाहते, मुझे इंडिया क्यों नहीं जाने देना चाहते, आप मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, मुझे इंडिया जाना है। तब वो सऊदी उससे कहता है कि यार मैंने तेरा पैसा अपने कारोबार में लगा रखा है और अभी पैसा खाली नहीं हुआ, जैसे ही पैसा खाली होगा मैं तुझे निकाल के दे दूंगा, तो और मुनाफे के साथ दूंगा, जो तेरा पैसा होगा वो तो दूंगा ही दूंगा, जो उस पैसे जो मैंने कारोबार में तेरा पैसा लगाया उससे जो फायदा होगा वो भी तुझे मैं दूंगा। तो समीर कहता है ठीक है मैं इंतज़ार करता हूँ कब तक दोगे। तो वो कहता है 1 महीने में मिल जाएगा। बोले ठीक है। तो वो इतने में ही वो जो होता है सऊदी उससे कहता है कि अब तू मेरा बिजनेसमैन हो गया पक्का वाला और मेरा दोस्त हो गया, बहुत वफादार है,
तू अब इस क्वार्टर में मत रह, अब मेरे साथ मेरे घर पे रह, वहाँ पे मेरा एक कमरा खाली पड़ा है, मैं तुझे उसमें अपने साथ रखूंगा। समीर खुश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि सऊदी एक इंडिया वाले को अपने घर का मेंबर बना रहा है, अपने घर में रख रहा है, तो यानी कि वो बहुत इज्जत दे रहा है। वो खुश हो जाता है और उसके साथ क्वार्टर को छोड़ के उसके साथ घर में रहने लगता है। लेकिन समीर को ये नहीं पता था कि ये इसकी एक साजिश है, प्लानिंग है उसको फांसने की। वो सऊदी अपनी बीवी से बात करता है और उसे सब कुछ समझाता है, उससे कहता है कि हमें इसके पैसे नहीं देने और इसे हमें फंसाना है और इससे हमें छुटकारा पाना है, तो मेरा साथ दो। सऊदी की जो बीवी होती है शरीफ सच्ची होती है, अपने शौहर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, वो उसके कहना मान लेती है। सऊदी जो होता है एक दिन प्लानिंग के तहत छोटे से प्रोग्राम का घर में इंतजाम करता है और वो अपनी बीवी को सऊदी अपनी बीवी को कुछ पैसे दे के चला जाता और कहता है कि तुम प्लानिंग पे अमल करो। उसकी जो बीवी होती है वो समीर को बुलाती है और उससे कहती है कि लो मार्केट से मुझे कुछ सामान ला के दो। समीर मार्केट चला जाता है और जो वो मालकिन ने उसकी सामान मंगाया था वो सामान उसको ला के दे देता है और अपने कमरे में जाके लेट जाता है। जब वो कमरे में लेट जाता है उसके कुछ ही देर बाद 5 से 6 लोग आते हैं और समीर को मारने लगते हैं। समीर उनसे कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्या वजह है, मैंने क्या बिगाड़ा है, क्या तुम्हारा क्या किया है मैंने जो तुम मुझे इतना मार रहे हो। तो जब वो सऊदी कहते हैं, जो उसको मार रहे थे वो कहते हैं कि तूने जो है अपनी मालकिन के साथ रेप करने की कोशिश करी है और उन्हें छेड़ा है, उनके साथ गलत किया है, इसलिए हम तुझे मार रहे हैं। समीर कहता है ये झूठ बात है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतने में ही सऊदी भी यानी कि जो उसका मालिक होता है वो भी घर आ जाता है। वो देखता है उसके घर में हंगामा हो रहा है और मोहल्ले के जो पड़ोसी हैं यानी कि उसके जो दूर के रिश्तेदार है वो भी घर में है। तो वो पूछता है क्या हुआ, तो वो सारी बात बता देते हैं कि तेरी बीवी के साथ यानी कि मालकिन के साथ इस समीर ने बदसलूकी की है, छेड़ने की कोशिश की है, इसका रेप करने की कोशिश की है। मालिक गुस्से में आ जाता है और पुलिस को फ़ोन करके सारी बात बताता है कि इसने हमारे घर में रहने के बाद और हमारी बीवी के साथ इस तरीके से हरकत की है। पुलिस समीर को पकड़ के ले जाती है, ये कोर्ट में केस जाता है और वहाँ कोर्ट में केस जाने के बाद जज साहब उस महिला को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ इस समीर ने क्या किया। तो जब महिला सारी बात बताती है और कहती है ये जो समीर है इससे मैंने सामान मंगाया था मार्केट से, ये सामान लेने गया था और जब वहाँ से आया तो इसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ मेरे शरीर के हर अंग को छुआ और मेरे साथ अभद्रता की है और मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। जज साहब ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं कि एक इंडिया का बंदा सऊदी अरब की औरत के साथ ऐसा करेगा। फिर उसके बाद जज साहब उस सऊदी से भी पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे साथ ये लड़का कैसे रहता है घर में। तब सऊदी उसे सारी बात बताता है कि इस तरीके से मैंने इसे रखा था नौकर बना के, फिर पार्टनर बनाया और इसका कारोबार में पैसा लगा के इसे मैं फ़ायदे के देता रहा, लेकिन ये जो है आस्तीन का सांप निकला, इसने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया। इसे जज साहब इसे फांसी की सज़ा दो या कोड़ा मारने की सज़ा दो। आपको बताते चलें सऊदी अरब में इंडिया की तरह कानून नहीं होता कि जैसे इंडिया में कानून है, कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, सालों साल लग जाते हैं, फैसला ही नहीं हो पाता। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ तो केस हुआ फौरन जल्द से जल्द फैसला आता है और सज़ा दी जाती है। रेप करने की सज़ा वहाँ पत्थरों से मारने की होती है, यानी कि जो बंदा रेपिस्ट होता है जिसने गलत काम किया होता है उसे चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता है और लोग उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं पत्थर लेके और वो उसके ऊपर पत्थर फेंकते रहते हैं और तब तक मारते रहते हैं जब तक उसकी जान न निकल जाए। और वहाँ का बहुत सख्त कानून होता है। मर्डर की सज़ा मर्डर होती है और चोरी की सज़ा हाथ काटने की होती है। जो भी जिस तरीके से वहाँ गुनाह किया जाता है वैसे ही वहाँ सज़ा मिलती है। तब ये सब बातें सुनने के बाद जज साहब उससे कहते हैं समीर से कि बताओ आपको क्या सज़ा दी जाए, आपने इतना बड़ा जुर्म किया है। तो समीर जो है ये सब सुनने के बाद हैरत में होता है और उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, वो बोल नहीं पाता। जज साहब उसकी हालत को देख के उससे कहते हैं ठीक है, हम आपको अगली तारीख पे सज़ा सुनाएंगे, तब तक के लिए आप जेल चले जाओ। तो समीर को पुलिस पकड़ के ले जाती है जेल, उसे जेल भेज देती है। उसके बाद समीर अपने जेल के कमरे में बैठा होता है। उसी कमरे में एक कैदी और होता है जो इंडिया का ही रहने वाला होता है। वो उससे समीर के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम इतने गुमसुम क्यों हो, तुम्हें क्या टेंशन है जो इतनी टेंशन ले रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना सो रहे हो, इतनी टेंशन में क्यों हो, क्या हुआ।
तब समीर उसे सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो जो इंडिया का कैदी होता है वो बहुत दिमाग चलाता है और सोचता है इसे कैसे बचाया जाए। तब वो कुछ उसे बातें बताता है, प्लानिंग बताता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना होगा और शायद ही तुम्हारी जान बच जाए। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो तुम बच भी सकते हो। ये बात सुन के समीर भी खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद मैं इस प्लानिंग के तहत बच जाऊं। फिर अगली तारीख पे जब वो कोर्ट पहुंचता है, जज साहब उससे पूछते हैं कि अब हम आपको सजा सुनाने जा रहे हैं। अंतिम बार आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं। तब समीर कहता है, नहीं जज साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे फ़क्र है, मुझे खुशी है, मुझे सज़ा होगी क्योंकि मैंने जो गुनाह किया है। मैं इस औरत के साथ, यानी कि जो मेरी मालकिन है, मैं इसके साथ सोया हूँ, मैंने इसके साथ सेक्स किया है और ये बहुत अच्छी है, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, इसने मुझे अपनी बीवी से ज़्यादा सुख दिया है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं इसके साथ बीवियों से भी ज़्यादा खुश रहा हूँ। इसने मेरे साथ अपने शौहर से भी ज़्यादा सुख दिया है। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि अगर मुझे फांसी की भी सज़ा मिल जाए। जज साहब ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ जितने भी लोग होते हैं सभी गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो जो मालकिन होती है, औरत होती है, वो बहुत ज़्यादा शरीफ होती है और ये जब सुनती है कि ये जो समीर है उसे इतना इस तरीके से बदनाम कर रहा है कि ये तो मर जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ की जो जनता हो सऊदी अरब की, वो ताने दे दे के इसको मार देंगी कि एक इंडियन के साथ इसने ऐसा तब किया है, रिश्तेदारी में कहीं ना उठना सब दुश्वार हो जाएगा, मोहल्ले में रहना दुश्वार हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बदनाम हो जाएगी। ये सोच के मालकिन खड़ी होती है और चिल्लाते हुए कहती है, जज साहब ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, ये मुझे बदनाम कर रहा है। तब समीर कहता है कि तुमने ही तो कहा है कि मैंने तुम्हारा रेप करने की कोशिश करी है, हाथ पकड़ने की कोशिश करी है। तब वो लेडी यानी कि जो मालकिन होती है वो गुस्से में कहती है, नहीं जज साहब, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, ये मुझे सिर्फ बदनाम कर रहा है और मेरे ही पति ने मुझसे कहा था ये सब करने के लिए, क्योंकि इसके समीर के पैसे मेरे पति है उस पर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, हमें इसके पैसे ना देने पड़े, इसलिए हमने ये प्लानिंग बनाई थी इसको फांसने के लिए, जबकि इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जज साहब ये सुन के हैरत में हो जाते हैं और पुलिस को ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं कि इन्हें मेरी बीवी को दोनों को पकड़ लिया जाए और इन्हें 2-2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाए और इनकी जो ज़मीन जायदाद है उसे बेच के इस समीर के पैसे दिए जाएं और जितना बेनिफिट, जितना फ़ायदा हो वो भी दिया जाए। तब वो समीर से कहते हैं जज साहब कि हम हैरत में हैं। जज साहब कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं जो तुमने सऊदी अरब की कोर्ट में खड़े होकर ऐसा दिमाग चला के अपनी खुद की जान बचाई। जब वो समीर कहता है, जज साहब जब मौत सर पे हो तो आदमी को अपना दिमाग चलाना ही पड़ता है, झूठ बोलना ही पड़ता अपनी जान बचाने के लिए। तब समीर अपने इंडिया आ जाता है और इंडिया आ जाने के बाद यही कारोबार कर लेता, फिर सऊदी जाने का नाम नहीं लेता। आज समीर की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी कमी लगी हो, गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जो भी कमेंट करोगे आप, जिन जिन का भी कमेंट में नाम आएगा, मैं अगली वीडियो में उनका नाम दूंगा कि इन लोगों ने कमेंट किया है, आपका नाम वीडियो में लिया जाया करेगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।